गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु। यूँ तो अगर हम भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की जलवायु मानसूनी किस्म की जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पर्वतों की दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है और उसकी वर्षा करने की क्षमता में भी परिवर्तन आ जाता है। भारत में यद्यपि जलवायु में एकता होते हुए भी इसके प्रादेशिक स्वरूप में भिन्नताएं पाई जाती हैं और ये प्रादेशिक विभिन्नताएं वायु, तापमान, वर्षा, शुष्कता, आर्द्रता के रूप में पाई जाती हैं। अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पर्वतों की दिशा, उच्चावच जैसे अनेक कारण भी इन विविधताओं को जन्म देते हैं। यूँ तो अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत एक विशाल देश है और भारत की अगर हम पूर्व की ओर देखें तो मानसून का वो क्षेत्र है जहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, चेरापूंजी वाला क्षेत्र। और पश्चिमी भाग के अंतर्गत बाड़मेर वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर लगभग 0 से 50 सेंटीमीटर के लगभग वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर हम दिसंबर की बात करें तो कारगिल के द्रास में जहाँ -40 डिग्री तापमान पाया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर और पहलगांव, गुलमर्ग जैसे स्थानों पर काफ़ी कम तापमान हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम भारत के ही कई ऐसे विविधताओं वाले क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे, जैसे जुलाई अगस्त माह में बंगाल के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय मैदानों में जहां वर्षा के प्रचंड तूफान आते हैं, वहीं कोरोमंडल का तट हमारा शुष्क रहता है। एक और जुलाई माह में जब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की घाटी में भयंकर बाढ़ आती है, तो राजस्थान में वहाँ फसलों के लिए जल का अभाव होता है। तो यानी ऐसे हमें अनेक विविधताएं भारतवर्ष के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं भारत की जो अवस्थिति है, वो हम इस चित्र में देख रहे हैं कि कर्क जो रेखा है भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका भारत के मौसम या भारत की जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण से तात्पर्य है हमारा कि जब सूरज 21 जून को बिल्कुल सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, तो उसका प्रभाव हमारे जो थार का रेगिस्तान वाला हिस्सा है, अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, थार का रेगिस्तान वाला हिस्सा, वहाँ पर जो तापमान के बढ़ने के कारण यहाँ पर न्यून दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। क्योंकि स्थलीय भाग तेज़ी से ही गर्म होते हैं और तेज़ी से ही ठंडे होते हैं। हम सभी जानते हैं कि उनमें ये एक कारक पाया जाता है, जबकि जलीय भाग जो होते हैं वो देरी से ही गर्म होते हैं और देरी से ही ठंडे होते हैं। तो ये हमारा स्थलीय भाग तेज़ी से गर्म होने लगता है जब सूर्य उत्तरायण यानी कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर जब सीधा चमकता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे थार के रेगिस्तान वाले हिस्से के अंतर्गत पड़ने लगता है और यहाँ न्यून दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। अब ये जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, जब यहाँ न्यून दाब का क्षेत्र विकसित होता है तो और जबकि महासागरीय भाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि उच्च दाब का क्षेत्र यहाँ विकसित है। तो हवाएं कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं, सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। जो आप एरो में निशान देख रहे हैं वो हमारी हवा जो वायु दाब और जो हमारे एरोज इसमें नज़र आ रहे चित्र के अंतर्गत, वो पवनों की दिशा को इंगित कर रहे हैं। और जो रेखाएं हैं वो हमारी समभार रेखाएं हैं जो हमारे वायु दाब को दर्शा रही हैं। और जो आप देख रहे हैं न्यून दाब के क्षेत्र के अंतर्गत
997, 98 ये न्यून दाब वाले क्षेत्र के अंतर्गत है। जबकि धीरे धीरे हम भारत के दक्षिणी हिस्से या हिंद महासागर की ओर देखते हैं तो 1010 के करीब मिलीबार के करीब हमें समभार रेखाएं यहाँ देखने को मिलती है। तो ये इससे हमें प्रकट होता है कि हाँ, उच्च भार हमारा कहाँ है, हिंद महासागर के अंतर्गत, और निम्न भार है हमारा थार के रेगिस्तान वाले के हिस्से के अंतर्गत। तो जब ये दाब उच्च दाब और उधर निम्न दाब बनता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो हवाएं हैं वे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं, और ये हमारा समय होता है जुलाई माह का। तो जुलाई माह के दौरान, जुलाई अगस्त इन महीनों के दौरान हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने लगती हैं, और इसे ही हम भारत के अंतर्गत जो ग्रीष्म काल में मौसम जो हमारे आता हुआ मानसून या मानसून का आगमन जो जिसे हम कहते हैं, वो इससे परिलक्षित होता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें, जब हवाएं अरब सागर से उठकर धीरे धीरे पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में वर्षा करती हैं और उसके पश्चात आगे और बढ़ती चली जाती हैं, फिर हम भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी भाग के अंतर्गत जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला आ जाती हैं, पूर्वी भाग के अंतर्गत गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो वहाँ पर उनकी आकृति लगभग कीपनुमा हो जाती है, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा यानी मासिनराम, चेरापूंजी वाला जो हिस्सा है वहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो होती है। इसके पश्चात ये हवाएं धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी भाग से अपनी दिशा परिवर्तित करके धीरे धीरे निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं और क्रमशः वर्षा करती जाती हैं, और इसके पश्चात धीरे धीरे ये न्यून दाब का क्षेत्र समाप्त हो जाता है और वो हमारा समय होता है। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि सूर्य के पुनः इसी पर वापस आते हैं कि जब शीतकाल के अंतर्गत सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत फिर जो भारतवर्ष के अंतर्गत जो स्थिति है न्यून दाब वाली, यानी जो इसमें हमने जुलाई माह के पश्चात जनवरी की स्थिति अगर हम देखें समभार रेखाओं के माध्यम से, तो जहां हम अब पहले न्यून दाब का क्षेत्र देख रहे थे वो अब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है किसमें, उच्च दाब में, और दक्षिणी भाग के अंतर्गत हमारा निम्न दाब यानी महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। तो फिर हमारी शीतकाल के दौरान भारतीय मानसून में फिर परिवर्तन आने लगता है, तो हवाएं हमारी स्थलीय भाग से महासागरीय भागों की ओर चलने लगती हैं। तो यानी ठीक ये पवनों की दिशा हमारी कैसी हो जाती है शीतकाल के दौरान, यानी जनवरी फरवरी में बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं शीतकाल के अंतर्गत, और धीरे धीरे ये वापस अपने उसी रास्ते से वापस लौटती हैं। फिर बंगाल की खाड़ी से ये अपनी नमी धारण करके जो हमारा तमिलनाडु का तट है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा करती हैं, जो हमारी आम की वर्षा के लिए, आम की फसल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस तरीके से ये हमारा लौटता हुआ मानसून या जिसे हम कहें शीतकाल का मानसून कहलाता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आप लोगों को भारतीय मानसून तंत्र के संदर्भ में आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।